हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोटबुक आईएएस के आरओ के क्रैश कोर्स में। और आज हम पढ़ने वाले हैं मानव स्वास्थ्य के बारे में। अब स्वास्थ्य है क्या? तो स्वास्थ्य वैसी कंडीशन है जब इंसान की बॉडी या कोई भी जीव जंतु है उसकी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम करती है तो उसको स्वास्थ्य कहा जाता है। अगर इस काम करने के क्रम में अगर कोई समस्या आ जाती है, कोई डिसफंक्शन हो जाता है, बॉडी पूरी तरह से काम नहीं कर पाती है, तो इसी को कहा जाता है डिस ईज। मतलब ईज में समस्या आना ही क्या कहलाता है? डिस ईज या बीमारी कहलाता है। तो शरीर के किसी भी अंग में या पूरे शरीर में अगर कोई डिसफंक्शन हो गया है, कोई समस्या आ गई है, तो इसी चीज को क्या कहा जाता है? अस्वास्थ्य या बीमारी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम देखेंगे बीमारी के लिए कई सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ से कुछ बीमारी हो सकती है, कुछ बीमारी विषाणुओं से हो सकती है, कुछ जीवाणुओं से हो सकती हैं, कुछ कवकों की वजह से भी बीमारी हो सकती है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं, ऐसे जो एलिमेंट हैं, ऐसे जो तत्व हैं जिनकी वजह से बीमारी एक जगह से दूसरी जगह पे या जिसकी वजह से बीमारी फैलती है, जिसकी वजह से बीमारी उत्पन्न होती है, उनको रोगवाहक कहा जाता है। बहुत सी बीमारियां रोगवाहकों की वजह से भी होती हैं और बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बिना रोग वाहकों के होती है। शरीर में किसी एक खास चीज की कमी होने से, जैसे कोई विटामिन वगैरह या कोई पोषक तत्व की कमी होने की वजह से, या उसकी अधिकता की वजह से भी हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए किसी इंसान में वसा की अगर बहुत कमी हो जाती है, चिकनाई की कमी हो जाती है, तो उसकी त्वचा कैसे हो जाएगी? खुरदरी हो जाएगी और इस पे त्वचा कैसे हो जाएगी? झुर्रीदार हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें मान लीजिए वसा की ज़्यादा अधिकता हो जाती है तो वैसी कंडीशन में उसमें ओबेसिटी या मोटापा होने की समस्या हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ है बॉडी में एक फिक्स रेशियो में होनी चाहिए। अगर वो रेशियो गड़बड़ा जाता है तो इस चीज़ को भी हम बीमारी के नाम से जानते हैं। तो बीमारियों को कुल दो कैटेगरी में हम यहाँ पे मेन रूप से बांट सकते हैं और इवन एक तीसरी कैटेगरी भी बना सकते हैं। एक कैटेगरी हो गई जब बीमारी किसी रोग वाहक की वजह से होती है, दूसरी कैटेगरी हो गई कि किसी चीज़ की आपूर्ति की वजह से जब बीमारी होती है, और तीसरी कैटेगरी है कि हमारे जीनोम में अगर कोई चेंज आ जाता है, हमारी जीनों में डीएनए आरएनए इनमें अगर कोई समस्या आ जाती है तो उस तरह से भी बीमारी हो सकती है। जैसे पटाउ सिंड्रोम है, क्राइडू चाइल्ड सिंड्रोम है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियां एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाती हैं या ऐसी बीमारी जीन की वजह से होती हैं। तो ऐसी बीमारियों को हम जीनीय बीमारी या आनुवंशिक बीमारी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारी है, पैथोजेंस जो रोगवाहक हैं, इनको पैथोजेंस कहा जाता है। आपने देखा होगा जब हम कभी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पर लिखा देखा होगा पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी का मतलब है वो जगह जहां पे पैथोजेंस की स्टडी करी जाती है। मतलब पैथोजेंस में क्या क्या आते हैं? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजुआ, कवक, इन चीजों को पैथो कहा जाता है या इनको पैथोजेंस कहा जाता है और इसकी स्टडी को पैथोलॉजी कहा जाता है। तो जो लैब होती है जहां पे इनकी बीमारियों का पता लगाया जाता है कि किस पैथोजेंस की वजह से है, उसी को हम पैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा पैथोजन है वो है बैक्टीरिया, और इसकी वजह से क्या रोग होते हैं, कौन से अंग प्रभावित हो जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कभी कभी मैच करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इस वजह से हमको इसको पढ़ना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे रोग वाहक क्या रहेगा हमारे यहाँ पे? जैसे टिटनेस की बात करें, हम यहाँ पे रोग की बात करें तो टिटनेस रोग रहेगा। और ये होता किसकी वजह से? आप सिर्फ टिटेनी भी याद कर सकते हैं क्योंकि पूरा नाम आएगा। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु है, उसकी वजह से ये रोग होता है। और इसकी वजह से प्रभावित क्या होता है? तंत्र का तंत्र प्रभावित हो जाता है। तो इसको धनुष टंकार रोग के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो जंग लगा हुआ लोहा रहता है या सड़ी गली जो चीजें रहती हैं मिट्टी में, तो उनमें ये जीवाणु पनप जाता है और ये जीवाणु फिर क्या होता है? बॉडी में चला जाता है, कहीं कटने की वजह से, घाव की वजह से, और इसकी वजह से पूरी बॉडी में क्या हो जाती है? ऐंठन हो जाती है और पूरा शरीर इट करके एक धनुष की तरह हो जाता है, कड़क हो जाता है। तो इसको धनुष टंकार नाम से भी जानते हैं। और ये किससे संबंधित है? तंत्र का तंत्र से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन कैसे पूछता है? टिटनेस निम्न में से किसके द्वारा होता है? जीवाणु दे देगा ऑप्शन में, विषाणु दे देगा, कवक दे देगा, या फिर प्रोटोजोआ दे देगा। इस तरह से दे सकता है। कई बार वो जीवाणु का नाम पूछ के ले सकता है आपसे आंसर, और कई बार क्या पूछता है, वो सीधे सीधे पूछ लेगा कि किस अंग को प्रभावित करता है या इसके प्रभाव क्या होते हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो 6 महीने बाद इसका एक टीका लगवाया जाता है हॉस्पिटल में। 10 से 12 रुपए का अगर बाहर से भी खरीदेंगे तो वैसे लग जाता है। और टाइफाइड, अगली बीमारी की बात करें तो टाइफाइड है। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? तो वाहक जीवाणु है वो क्या है? साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु है जो क्या करता है? आंत को प्रभावित कर देता है।
हैजा की बात करें तो ये विब्रियो कॉलेरी नामक एक जीवाणु की वजह से होता है। ये भी क्या करता है, आंत को प्रभावित करता है। इसमें उल्टी दस्त जैसी समस्या हो जाती है, पाचन क्षमता बहुत कमजोर हो जाती है, उल्टी दस्त हो जाते हैं, इससे शरीर में बहुत ही ज्यादा कमजोरी आ जाती है। ये क्या होता है, ये जो घरेलू मक्खी होती है उनकी वजह से ये फैलता है। इसके फैलने का जो रोग वाहक है वो क्या होता है, मच्छर होता है इसका, टाइफाइड का। निमोनिया की बात करें तो ये भी एक तरह, इनको सामान्य तौर से बुखार के रूप में भी जानते हैं। निमोनिया की बात करें तो ये क्या है, ये डिप्लोकोकस निमोनी या फिर हम इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये दो तरह के बैक्टीरियाज के नाम हैं। इनकी वजह से निमोनिया होता है और इनकी वजह से क्या होता है, फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। एक तरीके से इसको छोटे बच्चों में जैसे अपने सर्दी देखी होगी, बड़ों में भी सर्दी आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं, नाक बंद हो जाती है, नजला या जुकाम टाइप भी इसका एक लक्षण होता है, सर दर्द वगैरह ये सब इसके लक्षणों में आते हैं। फेफड़े एक्चुअली इससे प्रभावित होते हैं। क्षय रोग की बात करें, इसको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के नाम से भी जानते हैं। यक्ष्मा रोग भी इसको कहा जाता है। अभी होता क्या है, ये माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक जीवाणु है, उसकी वजह से होता है और इसमें क्या होता है, फेफड़े हड्डी आदि प्रभावित हो जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या है, सांस लेने में समस्या होने लगती है और जब ये इसकी बॉडी में ये काफ़ी जब बढ़ जाता है तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि खून भी आने लगता है और लगातार शरीर हमारा कमज़ोर होता चला जाता है और एंड में अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो रोगी की मृत्यु होने की भी एक संभावना बन जाती है। आगे हम बात करेंगे प्लेग के बारे में। तो प्लेग की बात करें तो ये क्या होता है, यर्सीनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस नामक एक जीवाणु की वजह से होता है। ये फेफड़ा और दोनों पैरों के जो बीच का स्थान है उसको ये प्रभावित करता है, पूरी बॉडी को एक्चुअली प्रभावित करता है और ये बहुत ही ज़्यादा तेज संक्रामक बीमारी है। भारत में हालांकि अभी लगभग इसका निराकरण हो चुका है, लेकिन जब भी ये फैलती है तो ये क्या कर देती है, ये बहुत ही भयंकर तरीके से फैलती है और पूरे गांव के गांव खाली हो जाते हैं इसकी वजह से। जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस टाइम पे पूना का प्लेग आप लगातार हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ये प्लेग की ही वजह से वहां पे बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। आगे हम बात करेंगे तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बैक्टीरिया से जनित कुछ और भी रोग हैं, जैसे गोनोरिया की अगर हम बात करें तो गोनोरिया क्या है, ये नाइसेरिया गोनोरियाई जीवाणु की वजह से होता है और उसकी वजह से प्रभावित जो अंग है वो मूत्र मार्ग है। मतलब ये चाहे मेल हो फीमेल हो, उनमें मूत्र मार्ग में क्या छोटे छोटे पिंपल्स टाइप के हो जाते हैं रेड कलर के और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्या होती है और उसकी वजह से एक द्रव टाइप का भी रिलीज होने लग जाता है और बहुत ही पेनफुल होता है। तो इस चीज़ को गोनोरिया कहा जाता है। डिप्थीरिया भी एक ऐसी बीमारी है जो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक एक जीवाणु की वजह से होती है। तो आपको ये नाम इनके याद करना, यहाँ पे बस यही एक टफ पार्ट है जब हम जनरल साइंस की बात करते हैं, तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, आपको ये जिस फॉर्म में दे रखा है उसी फॉर्म में रटना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई इसका चारा बचता नहीं है। तो ये क्या करता है, ये श्वास नली को प्रभावित करता है, सांस लेने में समस्या होती है। काली खांसी या कुकर खांसी भी इसको कहा जाता है। ये क्या है, ये बोर्डटेल्ला परदूसिस नाम के एक जीवाणु की वजह से होता है और ये भी श्वसन तंत्र से या श्वास नली से संबंधित एक बीमारी है। कोढ़ की अगर हम बात करें तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम के एक जीवाणु की वजह से होता है। ये तंत्र या फिर त्वचा को ये क्या करता है, प्रभावित कर देता है। सिफिलिस की बात करें तो ये ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक एक जीवाणु की वजह से होता है जो जन्नांकों को प्रभावित करता है। ये मेल फीमेल दोनों में ही पाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो बनेंगे ये किस तरीके से बनते हैं, कई बार ऑड इवन से भी रिलेटेड, या तो पूछ लेगा रोग दे देगा वाहक जीवाणु कौन सा है, या जीवाणु से होता है, विषाणु से, ऐसे करके पूछ सकता है, या फिर प्रभावित अंगों के या बीमारियों के बारे में पूछ सकता है। कई बार क्या होता है ऑड इवन करके पूछ लेता है, निम्न में से कौन एक विषम है या निम्न में से कौन एक जीवाणु के द्वारा नहीं फैलता है। अब दे दिया उसने, एक जीवाणु का दे दिया, दूसरा जीवाणु का दे दिया, तीसरा जीवाणु का दे दिया, चौथा उसने मान ली दे दिया एक विषाणु वाला रोग बीच में डाल दिया, तो वो आपको ऑड करके छांटना है। तो इस तरीके, या कई बार मैचिंग करने वाले क्वेश्चन भी यहां से बन जाते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए अब विषाणुओं की बात करें, विषाणु के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। ये जब डिवीजन पढ़ा था या टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, वर्गीकी पढ़ी थी, हमने वहां पे देखा था विषाणु मृत और जीवित के बीच की कड़ी है। ये जैविक और अजैविक के बीच की कड़ी है। मतलब जब फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेंगी तो ये मृत की तरह काम करता है और जब परिस्थितियां सुधर जाती हैं, नमी बढ़ जाती है, टेम्परेचर औसत हो जाता है, वैसे टाइम पर ये जीवित जीव की तरह काम करने लगता है। तो विषाणु की वजह से, वायरस की वजह से जो रोग होते हैं उनको
उनमें देखेंगे हम। एड्स की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है, कई बार उसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। और ये होता किसकी वजह से, ये HIV वायरस की वजह से होता है। और ये क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। मतलब अभी हमने पढ़ा था कि WBC क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। तो ये WBC की कोशिकाओं को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है या इनकी फंक्शनिंग को खत्म कर देता है। एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, शरीर पे इसका कोई बहुत ऐसा डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं होता है, पर ये उस डिफेंस मैकेनिज्म को ही खत्म कर देता है जिसकी वजह से हमारा शरीर बाकी सारी चीजों से बचा रहता है। वो डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो जाता है तो कोई भी जीवाणु, कोई भी विषाणु शरीर में एंटर करता है, वो पूरे शरीर की हालत खराब कर देता है। सिर्फ दवाइयों की हेल्प से बॉडी की क्योर नहीं की जा सकती। हमारा जो इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म है उसी की वजह से शरीर बचा रहता है। और एड्स क्या करता है, जो HIV वायरस है, ये इसी प्रतिरक्षा तंत्र को गड़बड़ कर देता है, जिसकी वजह से बाकी और बीमारियों, छोटी छोटी निमोनिया या छोटी छोटी बीमारियों की वजह से भी डेथ तक हो जाती है। और इसका अभी फिलहाल कोई इलाज खास ज्यादा है नहीं। पोलियो की अगर हम बात करें तो पोलियो विषाणु की वजह से ये होता है, इसमें गला, रीढ़ व तंत्र का तंत्र प्रभावित हो जाता है। इसमें होता क्या है, तंत्र का तंत्र जब इसका मिस फंक्शन कर देता है, हमने देखा था एक तो हमारा तंत्र का तंत्र में क्या था, केंद्रीय तंत्र का तंत्र था जिसमें मस्तिष्क आता था और ये मेरुरज्जु जो आती थी। इसके अलावा ये पेरीफेरल भी थे, हाथ पैर वगैरह, इन सब चीजों में जो तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो करता क्या है कि ये जो हमारा ये मेरुरज्जु वाला था, यहां से किसी भी, जैसे एक तरफ का हाथ एक तरफ का पैर, इनकी फंक्शनिंग खत्म हो जाती है। इनकी फंक्शनिंग खत्म हो जाती है तो इसका मतलब इनका जो डेवलपमेंट है वो भी रुक जाता है। तो जब बच्चे का शरीर, ये बच्चों में होता है, बच्चे का शरीर बढ़ने लगता है तो बाकी के ऑर्गन इसके बढ़ते हैं, लेकिन जहां जहां से डिस्फंक्शन हुआ है वो ऑर्गन नहीं बढ़ते। मान लीजिए इधर का हाथ इधर का पैर, ये डिस्फंक्शन हो गया तो ये छोटे छोटे रह जाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है, विकलांगता एक क्रिएट हो जाती है बच्चे में। तो उसका मानसिक विकास भी, क्योंकि आधे बॉडी पर ये ज्यादा फर्क डालता है, तो उसका जो आधा मस्तिष्क है वो भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा। हाथ हैं वो भी छोटे या विकलांग टाइप के हो जाएंगे और पैरों में भी समस्या आती है। हालांकि भारत ने पोलियो को निराकरण के लिए 2 बूंद जिंदगी की नाम से आपने देखा होगा प्रचार किया जाता है, उस तरह से तमाम सारे प्रोग्राम चला रखे हैं। भारत में लगभग पोलियो खत्म हो चुका है। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो मिक्सो विषाणु के द्वारा ये फैलता है और इससे भी क्या होता है, श्वसन मार्ग में दिक्कत आती है। इन्फ्लुएंजा को आप फ्लू कह सकते हैं या इसको सर्दी जुकाम की जो बीमारियां फैलती हैं लगातार, वो कह सकते हैं आप। और चेचक की अगर हम बात करें, इसको वेरियोला विषाणु की वजह से होता है। ये संपूर्ण शरीर, खासतौर से संपूर्ण शरीर की क्या होती है, त्वचा इससे प्रभावित होती है। त्वचा पे फफोले टाइप के निकल आते हैं, इसको बड़ी माता, छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। और जब ये फफोले फूट जाते हैं बड़ी माता में या चेचक में, तो ये गहरे दाग और गड्ढे शरीर पर छोड़ के जाते हैं, ये चेचक है। आगे हम बात करेंगे विषाणु से ही जनित चिकन पॉक्स की हम बात करें, जिसको हम छोटी माता के नाम से जानते हैं। ये भी वेरेसेला विषाणु की वजह से होता है और इसमें भी क्या होता है, त्वचा ही इससे प्रभावित होती है। दोनों लगभग एक ही टाइप के हैं, बस चेचक में क्या होता है, वो जो फफोले पड़ते हैं वो थोड़े ज्यादा बड़े पड़ते हैं और चिकन पॉक्स में वो फफोले बहुत छोटे छोटे माइन्यूट टाइप के पड़ते हैं। खसरा की बात करें तो ये पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है और संपूर्ण शरीर, खासतौर से त्वचा इससे क्या रहती है, प्रभावित रहती है। रेबीज की अगर हम बात करें तो ये रैबिडो विषाणु की वजह से होता है और तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। ये रोग हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब अगर किसी को, जैसे इसको खासतौर से पागल कुत्ते के काटने की बीमारी भी कहा जाता है और इससे कुत्ते की तरह वो इंसान आवाज निकालने लग जाता है जब ज्यादा इससे प्रभावित हो जाता है। और पानी से खास तौर से उसको डर लगता है, इवन पानी पीने से भी डर लगता है। और इस तरह की जब समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो एंड में इससे डेथ भी होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो रेबीज के इंजेक्शन इंसानों में भी लगाए जाते हैं और आपने देखा होगा पालतू जानवरों में रेगुलर रूप से इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उनके दांतों में इसका डेवलपमेंट हो जाता है उसकी बॉडी में। खासतौर से कुत्ते इसके लिए अच्छे वाहक के रूप में, कुत्ते या बिल्ली अच्छे वाहक के रूप में काम करते हैं। हर्पीज की बात करें तो ये भी वायरस से होने वाली एक बीमारी है और हर्पीज वायरस की वजह से होती है। इसकी वजह से भी त्वचा क्या होती है, प्रभावित हो जाती है और त्वचा पे वही फफोले टाइप की पड़ जाती है। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी विषाणु की वजह से होता है। इससे यकृत प्रभावित होता है और इसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रॉपर फंक्शनिंग यकृत की रुक जाती है और उससे शरीर में समस्या आती है। अभी हमने जैसे एड्स के बारे में पढ़ा था, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा आंखों की बीमारी है, मैचिंग करने के लिए पूछा गया है। कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। अभी जैसे हमने फिजिक्स पढ़ा था तो वहां भी इस चीज को डिस्कस किया था कि बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स वो चीज है जो क्या करती है कि उनका परमाणु नंबर एक ही रहता है और उनके जो भार होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। तो
कोबाल्ट 60 का प्रयोग इसमें खास तौर से किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करके जब कैंसर का उपचार किया जाता है तो उसको कीमोथेरेपी, या केमिस्ट्री का प्रयोग करके जो थेरेपी करी जाती है उसको कीमोथेरेपी कहा जाता है। सार्स है, तो सार्स का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये क्या है, अभी जैसे हमने कोरोना के बारे में, भाई 2 साल 3 साल हम लोग बहुत परेशान रहे कोरोना की वजह से, तो कोरोना वायरस की वजह से होने वाली एक बीमारी है। कोरोना वायरस में टोटल ये 7, इसमें जो कोरोना फैमिली है उसमें 7 वायरस होते हैं। जो पहले 4 वायरस हैं वो सर्दी जुकाम के लिए जो रेस्पॉन्सिबल वायरस है वो भी क्या है, वो भी कोरोना वायरस ही है। इसमें जो 5वां टाइप है, 4 ऊपर के सर्दी जुकाम नॉर्मल के लिए, 5वां है वो है मर्स वायरस, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और 6वां है वो है आपका सार्स वायरस, यही सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और जो 7वां है उसको नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। अब क्योंकि 2019 में सबसे पहले इसके आए तो कोविड-19 इसका नाम रखा गया। ये जो अभी कोरोना बीमारी फैली थी वो इस 7वें की वजह से फैली थी। अब ये सारे के सारे जो भी वायरस हैं कोरोना से रिलेटेड, इसमें भी कोरोना है 4, इसमें भी, ये सभी के सभी इन्फ्लुएंजा या कहिए कि हमारे जो सांस से रिलेटेड, सांस लेने में या सर्दी जुकाम से रिलेटेड बीमारियां हैं, सबकी इंटेंसिटी अलग अलग है। पहले जो 4 वायरस हैं ये कम प्रभावित करते हैं बॉडी को, सामान्य सर्दी जुकाम और इन्फ्लुएंजा होके उनको रह जाता है, लेकिन बाकी के जो ये हैं खासतौर से मर्स और सार्स ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। नोवल कोरोना है, इसकी फैलने की जो क्षमता है, ये 2 हैं, ये फैलते कम है, उतना ज्यादा नहीं फैल पाते हैं। नोवल कोरोना फैलता बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके अगर मर्स और सार्स के रूप में देखा जाए तो इनसे थोड़ा सा कम इफेक्टिव है, उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। परजीवी या प्रोटोजोआ से होने वाले, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा है। ये भी एक कोशिकीय जीव होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के साथ बने होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे जीव हैं। पहले जब टेक्सोनॉमी करी जाती थी, डिवीजन किया जाता था, तो प्रोटोजोआ पहला संघ हुआ करता था जंतुओं का, लेकिन बाद में फिर इसको वहां से हटा दिया गया। अभी ये उस संघ में नहीं आता, जंतुओं वाले संघ में नहीं आता, ये अलग ही एक संघ है इसका। बात करेंगे हम, इसमें रोग रहेंगे, परजीवी किसकी वजह से हो रहा है और प्रभावित क्या क्या होंगे उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मलेरिया एक बीमारी है, बुखार टाइप की बीमारी है, ये प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से होती है, और इसमें आरबीसी और प्लीहा प्रभावित होते हैं। तो मलेरिया में क्या होता है, आरबीसी प्रभावित हो जाते हैं। आरबीसी प्रभावित हो गई तो ऑक्सीजन का सप्लाई खराब हो जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई खराब हुई तो बॉडी में क्या होगा, जब भी ऑक्सीजन की सप्लाई खराब होगी। एक चीज और है, ये जितनी भी चीजें हैं ये जब बॉडी में एंटर करती हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिफेंस मैकेनिज्म की बात करी थी। तो डिफेंस मैकेनिज्म में एक्चुअली होता क्या है कि हमारी डब्ल्यूबीसी उस रोग को खत्म करने की कोशिश करती है। किसी भी रोग की जो सबसे बढ़िया एक्टिविटी है वो 35 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक पाई जाती है। 37 डिग्री पर किसी भी जीव का एंजाइम सबसे बेस्ट लेवल पे काम करता है। अब वो एंजाइम अगर 37 डिग्री पर बेस्ट काम कर रहा है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी 37 डिग्री है, इसका मतलब सामान्य टेम्परेचर पर ये सबसे ज्यादा फलते फूलते हैं बॉडी में। तो बॉडी क्या करती है, इनको किल करने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ा के कर लेगी, 39 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर लेगी। तो इसी कंडीशन में बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है ताकि इनकी जो परजीवी हैं, विषाणु हैं, जीवाणु हैं, इनकी फंक्शनिंग बॉडी में कम से कम हो जाए। बॉडी में इनका फंक्शन जैसे ही कम होता है तो वैसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जैसे ही कम होगा, उसी कंडीशन को, जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, उसी कंडीशन को हम बुखार कह देते हैं, इलनेस कह देते हैं। तो बुखार मतलब अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बुखार वो संकेत है कि हमारी बॉडी में कोई आउटर चीज एंटर कर चुकी है और हमारी बॉडी उसको मारने की कोशिश कर रही है। तो इनके लक्षणों की अगर बात करेंगे तो बुखार लगभग लगभग सब में मिलेगा। तो अगर मान लीजिए ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई प्लीहा और आरबीसी के इफेक्ट होने की वजह से, तो ऑक्सीजन सप्लाई की कमी की वजह से क्या हो जाएगा कि बॉडी पूरी तरह से फंक्शनिंग नहीं कर पाती है, आलस आता है, सर दर्द होता है, और मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंप्लीटली जो हमारा जो यूरिन है वो पीले कलर का हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से प्लीहा काम नहीं कर पाती है। पायरिया की बात करें अगली बीमारी के बारे में, तो ये क्या है, ये एंट अमीबिया जिंजीवेलिस की वजह से होता है, और ये मसूड़े से प्रभावित हो जाते हैं। मसूड़े प्रभावित हो जाते, गल जाते हैं, दांत खराब हो जाता है, उसकी मसूड़े गल जाते हैं तो उनमें से खून आने लग जाता है, टच करने पर ही खून आता है, मुंह में बदबू हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, दांत गिर जाते हैं, जल्दी गिर जाते हैं, हिलने लग जाते हैं, बाद में गिर जाते हैं। निद्रा रोग की बात करें तो ये सीसी एक मक्खी होती है, उसकी वजह से होता है, और जो परजीवी इसका ये है ट्रिपैनोसोम
गैम्बियंस, और इसकी वजह से क्या होता है, मस्तिष्क ज़्यादा प्रभावित होता है। पूरा नींद का, जागने का, सबको कंट्रोल कौन करता है, दिमाग करता है। दिमाग ही अगर इफेक्टेड हो गया तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा नींद आती है, और अगर बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाए तो हो सकता है इंसान की मृत्यु भी हो जाए। पेचिस की अगर हम बात करें तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिका की वजह से होता है। इसमें आंत से संबंधित है। इससे क्या हो जाता है, अगर किसी को पेचिस हो जाती है तो उसको दस्त हो जाते हैं और साथ में खून भी आने लगता है, तो ये भी गंभीर बीमारी है। काला आजार की बात करें तो ये लीसमैनिया डोनोवानी की वजह से होता है। ये भी परजीवी है, और इसकी वजह से क्या होता है, अस्थि मज्जा पे, बोन मैरो पर, बोन मैरो इससे प्रभावित होती है। अब इसके प्रभाव की वजह से क्या होगा कि भाई इस बोन मैरो से बनता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में बनते हैं। अगर बोन मैरो ही इफेक्टेड हो गया तो इनके बनने पे प्रभाव पड़ेगा, और इनके बनने का प्रभाव का मतलब है पूरी बॉडी अफेक्टेड हो जाएगी। डायरिया की बात करें तो ये क्या होता है, गियार्डिया इंटेस्टाइनलिसिस की वजह से होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, छोटी आंत प्रभावित हो जाती है, और छोटी आंत का काम है चीज़ों को एब्जॉर्व करना। तो चीज़ों को ये पूरी पूरी तरह से एब्जॉर्व नहीं कर पाती है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको भी ये छोटी आंत क्या करती है, एब्जॉर्व कर लेती है, और उसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा कि इसमें भी दस्त जैसी समस्या देखने को मिलती है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है। प्रथम एंटीबायोटिक से रिलेटेड क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि सबसे पहली एंटीबायोटिक क्या है। तो एंटीबायोटिक वो चीज़ है जो क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। मलेरिया पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज लेवरन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने करी थी। मलेरिया के वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, तो ये मच्छरों की वजह से फैलता है, और खासतौर से उसका नाम क्या है, मादा एनाफ्लीज का नाम है। आगे कुछ रोग ऐसे हैं जो फफूंद की वजह से, फंगस की वजह से हो जाते हैं, तो वैसे रोगों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि इसका एक नाम है दमा। दमा क्या होता है, ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस की वजह से होता है। दमा में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, फेफड़ों में फफूंद जम जाती है उसकी वजह से। अब फेफड़ों में क्या होता है कि जो अंदरूनी सतह है वो बहुत ही छोटे 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 ये गर्त और सुरंगों के रूप में बनी होती है। अब इसमें क्या होता है, बहुत छोटी छोटी नलियां होती हैं जिनमें आरबीसी आकर के यहाँ पे और डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में आती है। यहाँ से ये CO2 को तो बाहर छोड़ देती है, और ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, अपने साथ अंदर ग्रहण कर लेती है। अगर मान लीजिए इन सारी लेयर्स के ऊपर अगर कवक हो जाएगा, फंगस उत्पन्न हो जाएगा, तो ये फंक्शन डिसफंक्शन हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई में गड़बड़ हो जाती है, और इस वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस की बीमारी भी इसको कहा जाता है। तो जैसे ही जहां पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी भी कमी होगी, तुरंत ही ऐसे रोगियों का क्या होने लगता है, दम घुटने लगता है, और सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। ऐसे एथलीट फुट एक रोग है जो क्या है, टीनिया पैडिस व ट्राइको फाइटोन नाम के फफूंद की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, पैर थोड़े सूज जाते, थोड़े नहीं काफी सूज जाते हैं, उसकी वजह से समस्या आती है चलने में। गंजेपन की अगर हम बात करें तो गंजापन भी टीनिया कैपेटिस नाम के एक फफूंद की वजह से होता है। अब गंजेपन की अगर हम बात करें तो गंजापन देखिए दो तरह से होता है। एक गंजापन है जो आनुवंशिक होता है। आनुवंशिक गंजापन सिर्फ मेल में पाया जाएगा। वजह है कि ये वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है, ये वाई गुणसूत्र से रिलेटेड होता है। तो वाई क्रोमोसोम सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, इसलिए इससे सिर्फ पुरुष ही प्रभावित होंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि अधिकतर जो गंजापन देखने को मिलता है वो पुरुषों में ही देखने को मिलता है। ठीक, दूसरी तरफ एक होता है फफूंद की वजह से भी गंजापन हो जाता है। फफूंद की वजह से, जिसको हम रूसी भी कहते हैं, रूसी भी क्या है, फफूंद का ही तो एक टाइप है जिसमें स्किन ऊपर की डैमेज हो जाती है और छूटने लग जाती है। फफूंद की वजह से होता है, तो ये मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है। ये ज्यादा खतरनाक है, मतलब इसमें बाल बहुत ज्यादा झड़ जाएंगे, जो अलग से ही दिखेंगे। ये तो उतना खतरनाक नहीं है, कम कम गिरते हैं, लेकिन इसमें बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है इसकी वजह से गंजापन। इसमें सिर्फ पुरुष में ही होगा। तो गंजापन का एक कारण फफूंद भी होता है। दाद है, खुजली है, ये भी फफूंद जनित रोग ही है, या हम इसको रिंगवर्म भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ट्राइकोफाइटोन एवं माइक्रोस्पोरम नाम के फंगस लग जाते हैं स्किन के ऊपर, और उनमें बहुत तेज खुजली होती है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, दाद कहते हैं। अगर ये गोल है तो उसको हम दाद कह देते हैं, अगर ये वैसे है तो इसको हम खाज के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे यहाँ पे मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा स्प्लीन, अभी हमने देखा था इसको। मलेरिया के उपचार हेतु क्लोरोक्वीन या कामाक्वीन इत्यादि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। कई बार मेडिसिन के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी मेडिसिन किस एक रोग से संबंधित है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए यहाँ पे इसको डाल दिया गया है ताकि आप उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में तैयारी करें प्रॉपर। और
ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है। अभी हमने बताया था कि हड्डियों में क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं जगह जगह पे। खासतौर से बड़े लोगों में, 50 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो फिर हड्डियां बड़ी जीर्ण खीर्ण हो जाती हैं और उनके जल्दी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। बात करें सैल्मोनेला बेसिलाई की बात करें तो एक जीवाणु से भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। फूड पॉइजनिंग का मतलब है कि खाना प्रॉपर नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है और एकदम से पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है। आंतों में क्या हो जाते हैं, इससे पपड़ी पड़ जाती है, छेद होने लगते हैं या कटने लगती है आत्मा। इस तरह की चीज को हम फूड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। इटाई इटाई एक रोग है जो कैडमियम की विषाक्तता के कारण होता है। कैडमियम की विषाक्तता से इटाई इटाई रोग होता है। ये इस तरह से मैच करने के लिए भी आ सकता है। और फेनिलकीटोन्यूरिया एक प्रकार का वंशानुगत रोग है। फेनिलकीटोन्यूरिया में मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भाई मस्तिष्क के अगर न्यूरॉन अगर क्षतिग्रस्त हो गए तो सोचने समझने, चीजों को रिकॉल करने या किसी चीज को याद करने के लिए दिमाग की उन्हीं न्यूरॉन का तो प्रयोग किया जाता है। अगर वो न्यूरॉन खत्म हो गई तो इसका मतलब इसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत 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 ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा रेस्पॉन्स टाइम होने का मतलब इसको चीजें बहुत देर से समझ में आएंगी। तो ये ज्यादा रिफ्लेक्ट टाइप का रहेगा नहीं, तुरंत ये चीजों का जवाब नहीं दे पाएगा। और अगर और ज्यादा अगर गड़बड़ी हो जाती है तो हो सकता है कि इंसान पूरी तरह से ऐसा हो जाए जिसको ना कुछ सुनाई दे ना कुछ दिखाई दे, एकदम से एकदम जड़ टाइप की चीजें आ जाएंगी। बीसीजी का टीका तपेदिक से बचने हेतु लगाया जाता है। और बात करें ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में तो इससे जो प्रभावित बच्चे होते हैं, जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm पार्ट पर मिलियन से अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। होता क्या है, जब नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से नाइट्रेट हमारी बॉडी में जाने लगता है, खून में जाता है तो ये ऑक्सीजन का जो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड होता था उसको ये खत्म कर देता है। वो बॉन्ड अगर नहीं बनेगा तो खून में हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा कम। हमने अभी देखा था कि अपीयरेंस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ने के बाद वो नीले रंग का होता है, हल्का सा लाल में हल्का नीलापन। अब इस तरह का अगर खून लगातार बढ़ता जाएगा तो बच्चे की जो स्किन कलर है वो कैसी हो जाएगी, एकदम नीली पड़ जाएगी। तो उस वजह से इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। और अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है तो वैसी कंडीशन में बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप, लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। इसलिए देखा होगा जब किसी को लो ब्लड प्रेशर होता है तो उसको क्या करते हैं, हम नमक का घोल मिला करके उसको पिला देते हैं। दिल का दौरा पड़ने से जो पहला घंटा होता है, जब दौड़ा पड़ा उसका पहला घंटा है, उसको क्या कहते हैं, गोल्डन आवर कहते हैं। अगर गोल्डन आवर इसलिए कहते हैं कि इस कंडीशन में अगर उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया तो इंसान के बचने की पॉसिबिलिटी ठीक ठाक रहती है। अगर मान लीजिए गोल्डन आवर निकलने के बाद अगर इस तरह का कोई मरीज अस्पताल में पहुंचता है तो बचने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जैसे जैसे डिले होता जाएगा मरने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला घंटा क्या कहलाता है, गोल्डन आवर कहलाता है। देखा होगा आपने कि केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने भी बहुत सारे बदलाव किए कि कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है तो वैसी कंडीशन में अगर कोई पहुंचा देता है टाइम से हॉस्पिटल में तो पहले क्या होता था, उसी से पूछताछ करती थी पुलिस। अब उस चीज़ को सुधार दिया गया कि भाई अगर कोई पहुंचाता है तो उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं होगी, उसको तंग नहीं किया जाएगा। ऐसे जो नागरिक होते हैं उनको गुड सैमेटेरियन कहा जाता है और या अच्छे नागरिक इनको कहा जाता है। और बहुत सारे अवार्ड वगैरह भी इनके लिए घोषित किए गए हैं ताकि इस तरह के नागरिकों की संख्या बढ़े जो ऐसी समस्या में या गोल्डन आवर के टाइम पे रोगियों को अस्पताल पहुंचा सकें। बात करें ट्यूमर संसूचित करने के लिए आर्सेनिक 74, परसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 अभी जिक्र किया था और गोल्ड 198, और थायराइड संबंधी विकृतियों के उपचार में आयोडीन 131 तथा जीवों, जिसमें पौधे और जंतु दोनों को जीव कहा था, जीवों के अवशेष का पता लगाने के लिए या उनकी मरे हुए जीवों की उम्र का पता लगाने के लिए कि कितनी पुरानी है उसके लिए कार्बन 14, कार्बन डेटिंग का हम ऑलरेडी पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी ये आइसोटोप्स या समस्थानिक है। तो कहाँ कहाँ किस समस्थानिक का प्रयोग हो रहा है वो एक बार इसको आप देख लीजिए। आगे हम बात करें तो मूत्र में एल्बुमिन की अगर अधिक उपस्थिति होती है एवं उसके प्रभाव से वक्क के फेल हो जाने की आशंका होती है। अगर ये मान लीजिए ज्यादा एल्बुमिन अगर ज्यादा आ रहा है रक्त में तो आप समझिए कि अब जो किडनी है उसके खराब होने की पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है। कुछ और रोग हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आते रहते हैं इनसे। जैसे हीमोफीलिया की हम बात करें, अभी हमने इसके बारे में भी जिक्र किया था। हीमोफीलिया क्या है, एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है। ये क्या है, ये जैसे हमने एक्स और एक्स वाई के बारे में हमने पढ़ा था तो ये एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है।
अब महिलाओं में सामान्यतः क्या होता है, 2XX होते हैं, तो जिससे ये मान लीजिए ये X अगर प्रभावित हो गया तो ये जो प्रभावित हो गया वो क्या रहता है, वीक रहता है। जो प्रभावित नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, प्रभावी गुणसूत्र कहते हैं। तो प्रभावी जो भी रहेगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो महिलाएं सामान्य तौर पर क्या होती हैं, इसकी वाहक होती हैं, मतलब रोग उनमें दिखता नहीं है लेकिन रोग अंदर होता है, प्रभाव बॉडी में उनके में नहीं पड़ेगा। अब ये क्रोमोसोम क्योंकि ये एक अपनी औलादों में इसको भेज सकती हैं, अब पुत्री में जाएगा तो सिर्फ एक ही तो जाएगा ना, दूसरा वाला तो फ्रेश आ सकता है, तो पुत्री भी क्या बनेगी, वाहक बनेगी सामान्य तौर पर। लेकिन पुरुष में अगर ये जाएगा तो पुरुष में सिर्फ एक ही एक्स होता है, अगर ये वाला एक्स गया तो वो प्रभावित होगा। तो पुरुष में अगर ये जाता है तो 100% प्रभावित होगा, महिला में जाता है तो प्रभावित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसलिए महिलाएं इसकी वाहक होती हैं और पुरुष इसके प्रभावित होते हैं। हीमोफीलिया में रोग की जो मतलब जो रोगियों में चोट पर काफी समय तक रक्त का थक्का नहीं जमता है, और रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो रक्त क्या रहेगा, प्रभावित होता रहेगा, प्रवाहित होता रहेगा, और उससे धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बॉडी में अगर ब्लड की कमी हो जाएगी तो ऑक्सीजन सप्लाई कम, भोजन की सप्लाई कम, और उससे डेथ तक होने की चांस हो जाते हैं। माना जाता है कि जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, तो उनसे सबसे पहले इस रोग के बारे में जानकारी मिली, इसलिए इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। या ये कह सकते हैं कि पहला जो आइडेंटिफाई किया गया कोई व्यक्ति जिसमें हीमोफीलिया था, उसको वो कौन थी, विक्टोरिया थी। हीमोफीलिया जो रोग है उसका वहन स्त्रियां करती हैं, मैंने अभी कहा था वाहक होती हैं, और प्रायः पुरुषों में ये प्रकट होता है। पुरुष वाहक नहीं हो सकती क्योंकि पुरुष में एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, इस वजह से वो इसके वाहक के रूप में काम नहीं कर सकते। बात करेंगे अगले रोग के बारे में, तो मिनी माता की बात करेंगे। ये क्या है, मिनी माता एक तंत्रिका संबंधी रोग है, और शरीर में क्या हो जाता है, जब पारे की अधिकता हो जाती है तो मिनी माता हो जाता है। इसमें से बॉडी में से छोटे छोटे कह सकते हैं पोर्स बन जाते हैं जिनमें से ब्लड भी आने लगता है, और न्यूरल जो हमारा पूरा सेटलमेंट है वो इससे क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। पूरे न्यूरॉन्स हमारे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं, तो ऑर्गन का माइंड के साथ जो करेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है इस रोग की वजह से। बात करेंगे हम HIV के बारे में। एड्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है उसको HIV कहा जाता है। तो एड्स रोग का कारक HIV वायरस है, जिससे क्या होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। एलिसा टेस्ट है, तो एलिसा की फुल फॉर्म पूछी गई है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सरबेंट ऐसे। ये एलिसा टेस्ट एड्स की पहचान के लिए किया जाता है, खासतौर से एलिसा एड्स। आप इस तरीके से मैच करके इसको याद रखिएगा। जापानी इंसेफेलाइटिस या जापानी बुखार जिसको कहते हैं, ये क्या होता है, आपने कई बार जब बरसात शुरू होने वाली होती है तो आपने गोरखपुर में सुना होगा कि बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई। दिमागी बुखार भी इसको कह देते हैं, तो गंभीर बीमारी है। खासतौर से ये उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है या जहाँ पे कीचड़ ज़्यादा पैदा होती है, तो वहाँ पे इस तरह का रोग ज़्यादा फैलता है। अगर आप गोरखपुर का हर साल एग्जाम्पल देखते होंगे, लगातार वहाँ पे बच्चे इससे प्रभावित होते रहते हैं। पालतू सुअर एवं जंगली चिड़िया जापानी इंसेफेलाइटिस के विषाणु के होस्ट होते हैं। इनकी वजह से ये क्या होता है, ये लगातार मनुष्यों में फैलता है। पालतू सुअर मतलब अगर थोड़ा कच्चा मांस भी उसका खाते हैं तो उसकी वजह से भी ये फैलने के चांसेस रहते हैं, ये इसके होस्ट होते हैं। इस विषाणु का संक्रमण मनुष्य एवं जानवर में क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। अब एक मान लीजिए कोई सुअर है जो इससे ग्रसित है, उसको अगर ये क्यूलेक्स मच्छर काटेगा, फिर वही मच्छर आके फिर क्या कर ले, इंसान को काट ले, तो ऐसी कंडीशन में इंसानों में फैल जाता है। क्यूलेक्स मच्छर की वजह से ये फैलता है। आगे हम बात करेंगे पीलिया के बारे में, जॉन्डिस भी इसको कहा जाता है। तो पीलिया रोग में यकृत प्रभावित हो जाता है। और भाई WBC का ये क्या करता है, प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हो पाता, WBC की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। WBC क्या है, व्हाइट है, ब्लड हमारा कैसा होता है, रेड होता है। अब एक बात होती है, रेड में अगर व्हाइट मिलाते जाएंगे तो उसका जो अपीयरेंस है वो रेड ना रह करके हल्का हल्का येलो टाइप का दिखने लग जाता है। तो ये हल्का येलो, इसमें स्किन, आंखें, ये या हमारा जो यूरिन है वो हल्का पीला हो जाता है, इसलिए इसको पीलिया रोग कहा जाता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, थोड़ी सी WBC की मात्रा बढ़ जाती है। तो पीलिया में बिलीरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे त्वचा एवं नेत्र कैसे हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। चेचक की बात करें, स्मॉल पॉक्स की, तो ये चेचक क्या है, वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का फादर कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। बर्ड फ्लू की बात करें तो बर्ड फ्लू क्या है, बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नाम के रोग का प्रचलित नाम है। इसको एवियन भी, कोई उड़ने वाली चीज को एवियन कहा जाता है। बर्ड फ्लू HN नाम से एक वायरस है उसके कारण होता है। ये HN नाम से वायरस की ही वजह से स्वाइन फ्लू भी होता है। तो स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू लगभग एक ही टाइप के वायरस हैं।
तो उनकी वजह से होता है फ्लू। मतलब समझ रहे हैं, कोई भी ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा तेजी से फैलती है, टच करने पर फैलती है, हवा के साथ फैलती है, वैसी बीमारी को जो हवा के साथ फैलती है उसको फ्लू कहा जाता है। तो ये क्या है, पक्षियों में होने वाला, ये खासतौर से मुर्गियों में इसको देखा गया है, तो खासतौर से मुर्गियों में होने वाला एक रोग है जिसको बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। मानव पर उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन मानव को भी ये प्रभावित कर सकता है। स्वाइन फ्लू के केस में भी ऐसा ही सूअरों में खासतौर से पाया जाता है। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो मनुष्य सामान्यतः दिन भर में लगभग 1.45 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। अब देखिए, जैसे ये हो गया मान लीजिए भ्रूण, और ये हो गया औरत का गर्भ, तो ये क्या है, प्लेसेंटा के द्वारा ये गर्भ के साथ बच्चा जुड़ा रहता है। ये जो लिंक है इसी को प्लेसेंटा कहा जाता है, जिसकी वजह से ये जुड़ा हुआ है। एल्जाइमर की बात करें तो एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है, दिमाग प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता, तो चीज़ों को इंसान क्या करने लग जाता है, भूलने लग जाता है। तो भूलने की बीमारी भी इसको कहा जाता है। इस रोग से ग्रसित मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। एल्जाइमर में मस्तिष्क की जो स्मरण क्षमता है वो क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब देखिए, कुछ ऐसे कीट भक्षी पौधे हैं जो, या कुछ ऐसे पौधे हैं जो कीटों को खाते हैं, वैसे पौधों को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, अब मान लीजिए मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, जैसे मान लीजिए हम मेघालय की बात करें, लगातार बरसात होती रहती है, जो नाइट्रोजन है वो पानी में घुल करके बह जाते हैं, तो ऊपर की सतह पर नाइट्रोजन की हो जाती है कमी। जो बड़े पौधे हैं वो तो क्या करते हैं कि वो गहराइयों से नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे पौधे हैं ऊपर की जो लेयर है उसका निक्षालन हो जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन बह जाता है, तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो वैसी जगहों पे क्या होता है, पौधे अपनी बॉडी की नाइट्रोजन पूर्ति करने के लिए, अब नाइट्रोजन क्यों जरूरी है पौधे के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन से ही तो प्रोटीन बनेगी आगे चल के, अमीनो एसिड बनेंगे, उनसे प्रोटीन बनेगी। तो प्रोटीन की अगर कमी हो जाएगी तो बॉडी ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। तो प्रॉपर तरीके से अपनी फंक्शनिंग के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन ग्रहण जड़ के द्वारा जब नहीं हो पाता है तो ये क्या करते हैं कि बाहर से कीट पतंगों को पकड़ पकड़ के खाने लग जाते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहते हैं हम, कीट भक्षी पौधे कहते हैं। जैसे पिचर प्लांट आप ले सकते हैं, ये भी कीट भक्षी पौधा है, या वीनस ट्राई फ्लेप, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह के पौधे कीटों को खाते हैं। आगे हम देखेंगे, जो नेत्रदान की जब हम बात करते हैं तो नेत्रदान में किसी इंसान की पूरी आंखों का डोनेशन नहीं किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, उसका सिर्फ कॉर्निया, जो आगे वाला जो कांच जैसा पार्ट होता है उभरा हुआ है, जैसे मान लीजिए हम आंख की बात करें तो आंख कुछ इस तरीके से, पीछे ये पूरा ऐसे करके गोल है, यहाँ पे आके देखेंगे तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ है, इस तरीके से एक पार्ट उभरा हुआ रहता है। तो जो कांच वाला जो पार्ट आगे की तरफ दिखता है, इसके पीछे एक ये होती है, तो ये होगी हमारी कॉर्निया, और ये होती है हमारी, जिसको हम कहते हैं आयरिस। आयरिस की वजह से कलर होता है आंख का, और जो ऊपर जो कांच जैसा पार्ट है इसी को कॉर्निया कहते हैं। इसी कॉर्निया की डोनेशन की जाती है। कॉर्निया की डोनेशन को ही क्या किया जाता है, नेत्रदान कहा जाता है। पूरा ये आई बॉल जो है इसको डोनेट नहीं किया जाता है। किसी वृक्ष की अधिकतम हानि उसकी छाल का नाश करने से होती है। क्यों, क्योंकि छाल में ही तो उसके जो ऊतक होते हैं, जिनकी वजह से क्या रहता है कि पूरा प्रॉपर कम्युनिकेशन रहता है, या नीचे से चीजें ऊपर जाती हैं, ऊपर से चीजें नीचे आती हैं। जो अंदर का कास्टिल पार्ट होता है पौधे का, वो उतना ज्यादा यूजफुल होता नहीं है ट्रांसमिशन के लिए, कि खाना बन करके जड़ों पे पहुंचे, या फ्लोएम और जो जाइलम का जो काम है वो छाल में सबसे ज्यादा होता है। तो अगर छाल को अगर छील दिया जाता है तो पौधे को ज्यादा हानि हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली जो वनस्पति उनको जीरोफाइट्स कहा जाता है। जीरोफाइट्स मतलब ऐसे पौधे जिनको पानी की ना के बराबर जरूरत पड़ती है, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। ऐसे पौधों की खासियत ये होती है कि इनकी जड़ें बहुत ज्यादा लंबी होती हैं, वजह पानी की खोज में ये नीचे बढ़ती चली जाती हैं। पत्तियां पानी का कम उत्सर्जन हो, क्योंकि रेगिस्तान में पानी उतना नहीं पाया जाता है, तो पत्तियां या तो बहुत ही कम होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, आम पपीता या केले जैसी बड़ी पत्तियां नहीं होंगी, बहुत छोटी छोटी पत्तियां होंगी बबूल टाइप। या और साथ में क्या होगा, पत्तियों को खाने के लिए, क्योंकि पौधे ऑलरेडी कम होते हैं, तो खाने के लिए बहुत सारे जानवर आते हैं, कीट आते हैं, तो कांटे का डेवलपमेंट हो जाता है। और बहुत सारे पौधों में तो पत्तियां होती ही नहीं है, पत्तियों का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। उनका तने में ही क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है क्लोरोफिल का, तो तना ही पत्तियों के रूप में काम करने लग जाता है। जैसे करील, या हम नागफनी का एग्जांपल ले सकते हैं। जितने भी कैक्टस प्लांट हैं, आजकल आप देखेंगे कि कमलम, या आप कह सकते हैं कि ड्रैगन फ्रूट का नाम आप ले सकते हैं। ड्रैगन फ्रूट भी एक कैक्टस है, उसमें भी क्या देखेंगे, पत्तियां नहीं होती, उसमें भी सिर्फ तने पे ही पूरा हरियाली रहती है, वही भोजन बनाता रहता है, ताकि कम से कम पानी की क्षति हो।
और ऐसे पौधे जहाँ पे पानी की बहुत कमी है वो जीरोफाइट हैं, और जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा है उनको हम कहते हैं हाइग्रोफाइट। हाइग्रो का मतलब ही होता है जहाँ पे पानी की अधिकता हो, या पानी ही हाइग्रो का मतलब होता है। तो ऐसे पौधों को हम हाइग्रोफाइट कहते हैं, या तो झीलों में या दलदली क्षेत्रों में इस तरह की वनस्पति उगती है। जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। जो एकदम से पानी में हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कह देते हैं। कभी सूखा कभी गीला इस तरह के अगर माहौल रहता है तो उसको हाइग्रोफाइट कहा जाता है। लवणीय क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को हेलोफाइट कहा जाता है। हेलो मतलब हेलोजन से ये लिए वर्ड लिया गया है। तो जो भी नमक है, चाहे वो NaCl हो, KCl हो, या KF हो, पोटेशियम क्लोराइड हो, सोडियम क्लोराइड हो, या पोटेशियम फ्लोराइड हो, ये सभी नमक हैं। तो इस तरह से जो नमक के एरिया में जो पौधे उगते हैं उनको हेलोफाइट्स कहा जाता है। सिंकोना एक पौधा है, उसकी जो छाल होती है उससे कुनैन बनती है, जो मलेरिया की बीमारी में काम आती है। चलिए, खुरपका मुंहपका जो ये रोग हैं, ये फुट एंड माउथ डिजीज या काउपॉक्स, ये मवेशियों में होने वाले विषाणुजन्य संक्रमणीय रोग हैं। संक्रमणीय रोग वो होता है जो छूने से, खांसी से, हवा से, पानी से, भोजन से एक जंतु से दूसरे जंतु में फैलते हैं। वैसे रोगों को संक्रमण रोग कहा जाता है। उनकी जो फैलने की दर होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए घातक होते हैं ये। मैड का रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है। दिमाग एकदम से खराब हो जाता है, तो उसको मैड काउ कहते हैं। प्रोइन क्या है, नाम की जो प्रोटीन है वो मैड काउ रोग का कारक है। प्रोइन प्रोटीन अगर बढ़ती चली जाती है तो मैड काउ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कभी भी ये ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन का डायरेक्ट प्रयोग कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट प्रयोग कर लेते हैं, ऐसे ही जो हवा में, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका ये प्रयोग डायरेक्ट नहीं कर पाते। ये तड़ित की वजह से, जब बिजली कड़कती है तो उसकी वजह से ये क्या होता है, ये अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया फिर नाइट्रोजन के बाकी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होता है, जो लिक्विड या ठोस फॉर्म में मिट्टी में मिलते जाते हैं। उनका पौधे उपयोग कर लेते हैं, और बाद में यही फिर जब पौधे मर जाते हैं तो उनको फिर से जीवाणु क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। वाष्पोत्सर्जन पोटोमीटर के द्वारा नापा जाता है। खास यंत्र है पोटोमीटर, उसके द्वारा पौधे से कितना पानी लगातार निकल रहा है उसको नापने का जो यंत्र है उसका नाम पोटोमीटर है। तो इसी के साथ यहाँ विराम देते हैं। अगर आप IAS या UPSC, BPSC या UKPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इन चीज़ों से संबंधित कोई समस्या आती है तो हमारे दिए हुए नंबर हैं, इन पर संपर्क करके आप अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।